सियासी पिच पर गौतम गंभीर की पारी। गौतम गंभीर साहब, आपका अभिनंदन है। और मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं तो पहला सवाल आपसे यह मैं पूछता हूं, 15 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आपका करियर है और दिसंबर 2018 में आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी, तो आपकी नजर में बेहतर क्या है, पॉलिटिक्स या क्रिकेट? आपने पहले ही बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, गुगली डाल दी है। देखिए, मैं कहीं ना कहीं प्रोफेशन से तो क्रिकेटर हूँ क्योंकि मैंने क्रिकेट में ज़्यादा लंबा समय बिताया, लेकिन कहीं ना अगर दिल से अगर आप पूछें, पॉलिटिक्स मैंने इसलिए ज्वाइन करी थी और ये मैंने पहले भी बोला है, बहुत ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करी। देखिए, मैं ना कोई सोशल मीडिया का सेंसेशन नहीं बनना चाहता था। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इवेंट होता है तो लोग सिर्फ कमरे में बैठ के उसके बारे में ट्वीट करते हैं, लेकिन अगर आप में दम है कि ज़मीन पर उतर के जिस तरीके से आप देश को देखना चाहते हैं उस तरीके से आप ज़मीन पर उतर के अगर देश को आगे लेके जाने की आप में हिम्मत है, तो वो एक कारण था कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी, क्योंकि जो मेरा भाव देश के प्रति है वो मैं दिखाना चाहता था लोगों को और मैं काम करके दिखाना चाहता था। ऐसे नहीं कि इसी कमरे में बैठ के या फिर कोई ट्वीट करके या अपने फॉलोअर्स बढ़ा के। ये आपने एक दिलचस्प बात बोली, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो दिल्ली का तापमान तो बहुत बढ़ा हुआ है और उसका असर हमें राजनीति में भी दिख रहा है, पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है। आपने एक अभियान शुरू किया है, झूठा कहीं का अभियान छेड़ दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्यों? देखिए, मेरे को 4 साल हुए हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन वादे जो 8 साल पहले दिल्ली की जनता के साथ किए गए थे वो वादे मैंने नहीं किए थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किए थे, वो और ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कुछ छुपा नहीं है कि 100 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, पता नहीं क्या क्या वादे किए गए थे। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन में क्रांति आई है, तो फिर आंकड़े क्यों नहीं देते? आप ये बताइए, आपने पिछले 8 साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले हैं? जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। एक सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वैसे तो आप बड़े शांत रहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी का नाम आते ही आप गुस्सा आ जाता है आपको? क्योंकि दिल्ली मेरे दिल में बसती है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी, मैं दिल्ली के लिए खेला। जितना मैंने नाम कमाया, चाहे वो अच्छा कमाया, बुरा कमाया, जो भी मैंने देश के लिए किया वो दिल्ली की बदौलत किया। और कहीं ना कहीं मुझे याद है जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ रहे थे, और ये शायद बहुत बार आम आदमी पार्टी इसको बोलेगी भी और चलाएगी भी, कि मेरी मदर ने भी उनको वोट दिया था। मेरी मदर को भी ये लगता था कि शायद एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जो प्रॉमिस किए वो फुलफिल करेंगे। तो अब आपकी मदर क्या कहती है? जो दिल्ली की जनता कहती है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, वो आप भी उस तस्वीर में मौजूद हैं, दिल्ली के एलजी भी मौजूद हैं, वो तस्वीर स्क्रीन पे आएगी, वो तस्वीर को प्ले कर लेते हैं। ये तस्वीर आ रही है, अब आप देखिए इस तस्वीर में क्या हो रहा है। आप पीछे खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और एलजी साहब खड़े हैं। एलजी साहब उनको हाथ से पीछे कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम में आप भी दिख रहे हैं व्हाइट शर्ट में। ये जो क्रेडिट वॉर है ना, ये इस देश को आगे लेके कहीं नहीं जाएगी, ना दिल्ली को आगे लेके जाएगी कि मैंने बनाया है, आपने बनाया है, किसने बनाया है। क्रेडिट का मतलब, आपने एक चीज़ बना दी ना तो लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप अपने मुंह खोल खोल के उसकी तारीफ करेंगे, देखिए जी हमने बनाया 450 करोड़ की यूनिवर्सिटी, आपने 40 करोड़ रुपए दिए और आपने बनाया। जब कभी ऐसी चीज़ हुई है तो ये अंत बहुत पास है इस चीज़ का। आप कह रहे हैं अंत बहुत पास है, लेकिन केजरीवाल भावुक भी हो गए थे मनीष सिसोदिया को याद करके। वो तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ, वो काफ़ी रोए, मतलब इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे आज मनीष सिसोदिया की याद आ रही है। ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया है कि वो भावुक हो गए हैं? वो क्लिप देख लेते हैं, ऑडियो प्ले करिए जरा इसका। जी, हल्का एम्बियंस हम सुन सकते हैं जिसमें केजरीवाल की आंखों में आंसू है। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने, उनको रोना पड़ रहा है? काश ये इसी तरीके से रोते जब इन्होंने मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगाई थी, जब मैं अपना इलेक्शन कैंपेन में, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था। अरे बीजेपी ने क्या ऐसा कर दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको रोना पड़ रहा है? देखिए, करप्ट लोगों की जगह सिर्फ जेल में, और वो कोई भी हो और वो किसी भी पार्टी का हो। एक्साइज पॉलिसी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दिल्ली की जनता भी जानती है। ओपन एंड शट केस है। जब पैसा कमाया है, गलत तरीके से पैसा कमाया है, तो फिर जगह आपकी सिर्फ तिहाड़ जेल में ही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में 45 करोड़ रुपए खर्च करे और फिर कहा गया कि ये सब बीजेपी जो है ये मैन्युफैक्चर्ड आरोप लगा रही है। क्या कहना चाहते हैं, सच्चाई आप ही बता दीजिए। देखिए, चाहे वो 45 करोड़ रुपए हो या 4.5 करोड़ रुपए हो, सवाल अजय माकन तो कहते हैं 171 करोड़ लगाए हैं, चाहे 1 करोड़ रुपए लगाए हो जी, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल वक्त का है, टाइमिंग का है।
जिस वक्त दिल्ली की जनता कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से घर घर भटक रही थी, उस वक्त पे अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत या फिर इमोशन है दिल्ली के प्रति और इस देश के प्रति, तो आप ये कह सकते थे ये जो रेनोवेशन है ये आप 4 साल बाद भी कर सकते हैं। अभी जो पैसा लग रहा है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, पीडब्ल्यूडी वगैरह ने जबरदस्ती कर दिया हो। कोई चीज़ ज़बरदस्ती होती है? मेरे घर में कोई ज़बरदस्ती घुस के रेनोवेशन तो करा नहीं सकता। मेरे बंगले में तो आज तक कोई रेनोवेशन नहीं हुई। आप जाके देख सकते हैं मेरे बंगले में कि किस तरीके की रेनोवेशन हुई है, आप खुद अपनी आंखों से। आप तो देश विदेश घूमे हैं, कभी 8 लाख का पर्दा देखा है आपने? मतलब मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे भी रुके होंगे, मतलब कभी देखा 8 लाख का पर्दा, खुल जा सिम टाइप का दरवाजा? देखिए, ये अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते थे, आम आदमी कहते थे अपने आप को। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जब राजनीति में आए थे तो इन्होंने ये भी वादे किए थे कि ना हम घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे। ये वही लोग हैं। सच्चाई है कि दिल्ली उनके लिए सिर्फ एक मिल्किंग काऊ की तरह है। पहले ये तो अब नेतागिरी की बात थी, अब थोड़ी क्रिकेटगिरी की बात कर लेते हैं। आप आईपीएल की लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर हैं। क्या आप मानते हैं कि आईपीएल ने क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर को दोनों को बदला है? जी हाँ, बिल्कुल। एक क्रिकेटर का टेन्योर सिर्फ 35 या 36 साल तक का ही होता है। हम बॉलीवुड की तरह या फिर पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है जो 80-80, 90-90 साल तक काम करते हैं, जो 60 साल, 70-70 साल तक एक्टिंग करते हैं। 35 साल की उम्र में सिर्फ 15 ही लोग इंडिया के लिए खेलते हैं। बाकी लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे खेलते हैं क्रिकेट। तो उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको भी अपना घर परिवार, माँ बाप को देखना है। आईपीएल ने वो प्लेटफॉर्म, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन बच्चों को दी है। थ्योरी होती है कि इंडिया की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है जब 2 महीने आईपीएल खेलते हैं, उसका असर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो उस क्रिटिकल अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? उस क्रिटिकल अप्रोच को शायद ये बहुत लोग नहीं बोलेंगे और मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यही सच्चाई है और ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए। जी, हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। बाकी देशों में, चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में टीम बड़ी है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं है। और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना इंडियन क्रिकेट के, ब्रॉडकास्टर से लेके मीडिया से लेके सबसे लेके, अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक पीआर एजेंसी बन के रह गए हैं, ब्रॉडकास्टर्स नहीं हैं ये। अगर आपकी परफॉर्मेंस को आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो हमेशा आप अंडररेटेड ही रहेंगे और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और तभी हम आगे जाके बहुत लंबे समय से अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। जो मच अवेटेड सवाल है, मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर के अंदर, लेकिन आपकी अब मैं एक जो ये अगला सेगमेंट है उसमें मैं आपको 6 खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाऊंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा, वो 2 सेट में आएगी, कि आपको इनमें से कौन लगता है जो इंडिया खेल सकता है। मुझे लगता है तिलक वर्मा के पास एबिलिटी है और तिलक वर्मा, मैं उनको जानता नहीं हूँ किस तरीके के इंडिविजुअल है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने आईपीएल में सुना है कि बहुत हार्ड वर्किंग है और जिस तरीके से उनमें काबिलियत है, अगर वो मेहनत करते रहेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपना सर ग्राउंडेड रखेंगे, अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, तो उनके पास एबिलिटी है कि वो आगे जाके इंडिया खेल सकते हैं। तो शुभमन गिल आने वाले दिनों में गौतम गंभीर बन सकते हैं? नहीं, आप शुभमन गिल को कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, उनको शुभमन गिल ही बनने की जरूरत है। और मैं कभी भी ये नहीं मानता, ये सवाल पहले भी हमारे टाइम पे भी पूछा जाता था कि क्या ये अगले युवराज सिंह बन सकते हैं, क्या ये अगले जहीर खान बन सकते हैं। किसी को कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने आप को जो आप खुद हैं आप वही बन जाएं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए अगली 3 तस्वीरें आ गई है। ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल। मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं, अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। और रिंकू सिंह की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, कुछ बताना चाहेंगे? इंस्पायरिंग है और उन्होंने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया, लेकिन वक्त दीजिए। एक सीजन में किसी को सिलेक्ट मत कीजिए, उनको जाके डोमेस्टिक सीजन में रन बनाने दीजिए, अगले सीजन में फिर आईपीएल में रन बनाने दीजिए और फिर उनको अगर आप देखते हैं कि वो उतना कंसिस्टेंटली बनाते हैं रन, तब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में सोचिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 2 महीने आईपीएल को इतना सीरियसली ले लेते हैं, जो भी अच्छा करता है इसको इंडिया खिला दो। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ आईपीएल में अच्छा नहीं किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 बनाए, 300 बनाए, वनडे क्रिकेट में 200 बनाए विजय हजारे में। तो ये जो आईपीएल में किया है, ये सिर्फ आइसिंग ऑन द केक था, इसलिए यशस्वी जायसवाल को तीनों इनफैक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए, मेरा अगला सवाल ये है कि एक तो ऑफिशियल ट्रोलिंग होती है, एक अनऑफिशियल ट्रोलिंग होती है।
ऑफिशियल ट्रोलिंग में बोलता हूं, जिसमें हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग ट्रोल करते हैं किसी व्यक्ति को। हमने लेटेस्ट देखा नवीनुल हक को ट्रोल किया गया। उस हद तो तब हो गई जब शुभमन गिल की सिस्टर को ट्रोलर्स ने ट्रोल किया। What you have to say on that? That's a very very valid question. That's a very important question as well. और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आगे आने वाले समय में अगर इस देश में जो सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का डिप्रेशन का, वो है सोशल मीडिया। अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया है, और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। वो चीज़ सच नहीं है जो खरीदी जा सके। आप ट्रोल्स खरीद सकते हैं, आप फॉलोअर्स खरीद सकते हैं, आप बॉट्स खरीद सकते हैं, तो जो चीज़ बिकाऊ होती है वो सच कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया पे अगर आप रहना चाहते हैं आप रहिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप सोशल मीडिया पे मत रहिए लेकिन सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का पार्ट मत बनाइए। मैं पैसे खर्च करके, बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा गया अमीश जी, और ये बहुत वैलिड सवाल है, इसलिए शायद मैं थोड़ा वक्त लूँगा जी कि आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे पैसे खर्च करते और लोगों को ट्रोल कराते या लोगों के लिए नैरेटिव क्रिएट करते। और शायद मैं बहुत लोगों से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता हूँ जो लोग इस तरीके से पैसे खर्च करते हैं ट्रोल करवाने के लिए या दूसरे की इमेज ख़राब करने के लिए, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी सच पे जीने का प्रॉमिस किया। हम 5,000 लोगों को रोज़ अगर 1 रुपये में खाना खिलाते हैं तो उसकी कॉस्ट है। अगर मैं वो 5,000 लोगों का खाना बंद करके वही पैसा सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रोल या अपनी इमेज बेहतर करने के लिए लगा दूं तो शायद आज मैं भी उसी तरीके का ब्रांड होता। लेकिन मेरे लिए वो 5,000 लोग जो भूखे हैं उनका पेट भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटी बच्ची हैं। कल जब वो बड़ी होंगी तो उनको ये बोला जाएगा, अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके फादर किस तरीके के व्यक्ति थे, तो उनको खड़ा होकर ये बोलने में हिम्मत होनी चाहिए कि वो रोज़ 5,000 लोगों को खाना खिलाते थे, 5,000 लोगों को ट्रोल नहीं कराते थे। ये आपने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप ट्रोल मत कराइए, लोगों को खाना खिला दीजिए। लेकिन एक समस्या बड़ी है और इन सबकी भी होगी, और व्यूअर्स हैं हमारे उस पार टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो करोड़ों दर्शक न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको देखेंगे, उनकी भी होगी ये समस्या कि आजकल रील का ज़माना है। हर आदमी वो 40-50 सेकंड में सब कुछ कर लेना चाहता है। वो 40-50 सेकंड में गौतम गंभीर बनना चाहता है, वो 40-50 सेकंड में अक्षय कुमार बनना चाहता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? जी, आप बहुत गलत व्यक्ति से सवाल पूछे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई रील नहीं बनाई। कभी रील नहीं बनाई आप जाके देख सकते हैं। हो सकता है कोई डिमांड करते हैं रील बनाने की। आप जाके देख सकते हैं जो भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से, कि अगर मैंने एक भी रील बनाई हो, मुझे रील बनानी आती ही नहीं है। जेन्युइनली आप देख सकते हैं। डांस करना आता है आपको? वैसे ना मैंने आज तक डांस किया। वैसे घर पे तो करा होगा, मतलब इनफैक्ट मेरी बेटियां मुझसे बोलती हैं कि आप डांस कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने ना डांस किया ना रील बनाई। आप देख लो, मतलब जो भी मेरा अकाउंट होगा, आप जाके इंस्टाग्राम पे या जहां पर भी, तो जो रील बनाते हैं उनके लिए क्या करते हैं? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो यंग है, हम तो कई स्टार्स को देखते हैं, कई क्रिकेटर्स को देखते हैं जो रील से ही अपना जीवन चला रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे बोला था, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिए। आप सोशल मीडिया पे रहिए, आप मेरी बात मत सुनिए कि मैं क्या चाहता हूँ। आप किस तरीके से सोशल मीडिया को देखते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज़ की बहुत बुरी है, चाहे वो एडिक्शन किसी भी चीज़ की। चलिए, अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूं जो शायद आपसे कई बार ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया होगा, लेकिन पहली बार ये ऑन रिकॉर्ड मैं पूछ रहा हूं आपसे। 1 मई की रात, जगह थी लखनऊ का इकाना स्टेडियम, आईपीएल मैच था, लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी का। उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रहेगी? देखिए, मेरी क्रिकेट फील्ड में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या आर्ग्यूमेंट को क्रिकेट फील्ड तक ही सीमित रखा है। 2 लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और वो क्रिकेट फील्ड तक ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, बहुत लोगों ने टीआरपी के लिए बहुत चीज़ें डिमांड भी करी कि आप इंटरव्यू कर लीजिए, आप क्लैरिफाई कर लीजिए। जो चीज़ 2 व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो क्रिकेट के फील्ड में हुई है, मैदान के बीच में हुई है, ऑफ द फील्ड नहीं हुई। शायद अगर ऑफ द फील्ड हुई होती या बाहर हुई होती तो उसको आप लड़ाई कहते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट 2 व्यक्ति अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टिवली जीतना चाहते हैं और दोनों के पास राइट है जीतने का। लेकिन अगर आप बताना चाहें हुआ क्या था उस रात? देखिए, मैं सिर्फ इसको इतना एलाबोरेट करूँगा और इससे ज़्यादा नहीं करूँगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था। अगर मुझे लगता था कि नवीन उल हक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना,
और वो मैं आखिरी दम तक खड़ा होऊंगा, चाहे वो नवीन उल हक हो, चाहे यहाँ पर आप में से कोई भी होगा। अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, और यही मुझे सिखाया गया है और ये मैं हमेशा करूँगा, और इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। बहुत लोगों ने